हाय गाइस, दिस साइड सीए कपिल गोयल। आई होप आप इस सेशन का वेट कर रहे थे, लेकिन मैं जस्ट अभी ऑफिस से घर आया हूँ। दिल्ली लक्ष्मी नगर से काफ़ी ट्रैफिक था, थोड़ा सा लेट हो गया। जीपीएस ने थोड़ा सा लेट कर दिया। बिना चेंज किए मेरे को लगा आपका ये सेशन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। क्योंकि आप चाहते हो मे 24 के अंदर रैंक स्कोर करना। तो जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप लोगों का भी यही प्लान है कि सर मे 24 या नवंबर 24 के अंदर हम लोगों को रैंक लेकर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब बोथ ग्रुप पास करने हैं, लेकिन सिर्फ पास नहीं करने हैं, रैंक लेकर आना है। उसके लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे तैयारी करनी है, ये मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है आज यहाँ पर। देखिएगा, हम लोगों ने बड़ी एक कहावत सुनी है, नॉर्मल सी बड़ी बात सुनी है कि आप ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलतियां करो, सीखो और आगे बढ़ो। सुना है आप लोगों ने ये? सुना है आप लोगों ने ये कि गलतियां करो, सीखो और आगे बढ़ो। लेकिन भैया, हमारे पास यहाँ पे गलती करने का समय नहीं है। अगर हम गलती करेंगे तो हमारा एक अटेम्प्ट लग जाएगा। तो क्या आप अटेम्प्ट लगाकर, फेल होकर, गलती कर कर सीखना चाहोगे? सर, ऐसी गलती तो हम बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। इस तरह की गलती से हम नहीं सीखना चाहेंगे। मतलब जनरली आप लोग बोलते हो कि गलती करो, सीखो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन सर इस तरह की गलती कर कर सीखना मैं नहीं चाहूंगा। इसका मतलब यह है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहेंगे, सो दैट इन द कमिंग एग्जामिनेशन वी विल स्कोर रैंक। हम एक अच्छी खासी रैंक को टारगेट करें। तो मैं पिछले कुछ दिनों से बेटा बहुत सारे स्टूडेंट से मिल रहा हूं। अभी देखिए, रात को 10 बजे के बाद मैं घर के अंदर आया हूं, तो सोचिए मैं कितने सारे स्टूडेंट से ऑफिस में बैठकर मिल रहा हूं। और सभी की एक ही प्रॉब्लम है कि उन्होंने ना प्रैक्टिस नहीं की। उन्होंने क्लासेस, बेस्ट क्लासेस ली है, इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ाई की है, सीए इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों की ही मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी वो लोग फेल हो गए, या जो रैंक के लिए तैयारी कर रहा था उसकी रैंक नहीं आई। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, जिसकी वजह से आप गारंटेड पास हो जाएंगे, गारंटेड पास हो जाएंगे। और अगर आप मेरी वीडियो में मेरी बातों से एग्री करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपको इस तरह की गाइडेंस वीडियो की रिक्वायरमेंट है। जनरली मैं गाइडेंस वीडियो कम लेकर आता हूं, लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और बाद में कमेंट करेंगे, वीडियो खत्म होने के बाद पहले सुन लीजिएगा, अगर आप कमेंट भी करते हैं तो फिर मैं इस तरह के टॉपिक्स पे और बाकी सारी वीडियोस भी, गाइडेंस वीडियोस धीरे धीरे आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जनरली एक स्टूडेंट का माइंडसेट होता है कि हमें ना हमारी क्लासेस को खत्म करना है। देखिए, मेरा भैया सिलेबस ना मार्च में खत्म हो जाएगा, मेरी क्लासेस मार्च में खत्म हो जाएगी, मेरी क्लासेस खत्म हो जाएगी, बस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी। मतलब आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्लासेस को खत्म करने में लगे हुए हो। आपको ज्यादा कोई टेंशन नहीं है कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, क्या मैं समझ रहा हूं, क्या मैं रिवाइज कर रहा हूं, क्या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, कोई लेना देना नहीं है। यू जस्ट वांट कि आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद रिवीजन कर लेंगे। अगर आपका ये माइंडसेट है तो पहले ही आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है आपका, इतना बड़ा सिलेबस है। सिर्फ क्लासेस देख लोगे तो पूरा बाद में रिवाइज करना और डिटेल में रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाता। मैंने बच्चों से पूछा, आप लोगों ने टेस्ट पेपर क्यों नहीं लिखे? सर, टाइम नहीं मिला। सही बात है, टाइम नहीं मिला होगा क्योंकि हमारी प्लानिंग स्टार्टिंग से सही नहीं रही होगी। तो हमको बोथ ग्रुप की क्लासेस लेने में टाइम लग गया, उसके बाद रिवीजन किया और एग्जाम आ गए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉपर टाइमिंग आप लोगों को नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से आप लोग फेल हो गए या आप लोगों ने बोथ ग्रुप में रैंक हासिल नहीं की। आप जहां पे भी हैं, जिस भी लेवल पे हैं, सबसे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी क्लासेस चल रही हैं, मान लीजिए अपने सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं, किसी स्टूडेंट की ऑडिटिंग की क्लासेस चल रही है, तो आपको आज कोई भी एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप उस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। रिवाइज हो गया आपका, उसके क्वेश्चंस बैंक को प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने के बाद आप दूसरे चैप्टर की क्लासेस देखिए। सर, इससे तो क्या होगा ना, इससे तो हमारा जो सिलेबस है वो 40 दिन की बजाय 70 दिन में कंप्लीट होगा। अरे 70 दिन में वो आपके रिवीजन के साथ, प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट होगा। आप अगर 40 दिन में सिर्फ क्लासेस ले लोगे तो आपको 50 दिन वापस से, 40 दिन वापस से रिवीजन में लगाने पड़ेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप क्लासेस के साथ ही रिवीजन करते हो आपको टाइम कम लगेगा। तो आप अपनी प्लानिंग इस तरह से कीजिएगा कि आपकी क्लासेस जिस दिन कंप्लीट हो, उस दिन आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरी क्लास कंप्लीट हुई है, आपको ये बोलना है कि मेरा वो सिलेबस विद रिवीजन विद प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया है। मैं आज आपको एक स्टोरी बता रहा हूं, इस स्टोरी से सीखिएगा। ये स्टोरी मैंने आज काफी बच्चों को भी बताई है, सेम स्टोरी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं आज। सुनिए, मेरे एक फ्रेंड हैं जिनका नाम है मनीष अग्रवाल, ठीक है।
वो सीए फाइनल में हम लोगों ने साथ में तैयारी की थी। तो मैंने एक सब्जेक्ट है हमारा कोस्टिंग, आप लोगों का भी एक सब्जेक्ट है कोस्टिंग। हमारे टाइम पे वो सब्जेक्ट एससीएमपी के नाम से जाना जाता था भी कुछ समय तक। आप कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, अकाउंट, कोस्टिंग, एसएफएम, एएफएम, एफआर, कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। मैंने उस सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं ली थी और मैं अपने आप को उस सब्जेक्ट में बड़ा वीक फील करता था। मुझे लगता था कि इस सब्जेक्ट में ना मुझे गाइडेंस की जरूरत है। तो मैंने मनीष को बोला, यार मनीष एक काम करते हैं, ये वाला पेपर ना अपन लोग साथ में बैठ के तैयारी करते हैं। मैं रोज तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा और अपन साथ में बैठ के इस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। मेरा जो पढ़ाई करने का पैटर्न था वो ये था कि मैं एक दिन में तकरीबन 3 सब्जेक्ट पढ़ता था, 4-4 घंटे। सुबह 3 बजे से लेके 7 बजे तक एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर 8-9 बजे से लेके 1 बजे तक पढ़ लिया, और वापस फिर 3 बजे से लेके 7-8 बजे तक एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, और मैं सुबह रात को 8 बजे सो के अपना 3 बजे उठता था। ये मेरा रूटीन था। मनीष ने कहा, यार मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हूं जनरली, तो तू एक काम कर, कोस्टिंग जब हम करेंगे तो तू सुबह 8 बजे मेरे घर पे आ जा। मैं कभी कभी सोचता था ये एक सब्जेक्ट को 12 घंटे कैसे पढ़ता है। मतलब मेरे लिए बड़ा एक अजीब सी बात थी कि 12 घंटे में तो बंदा बोर हो जाएगा। मैंने कहा लेकिन ठीक है, कोस्टिंग मेरा वीक है, कोस्टिंग में मैं तुझे फॉलो करूंगा, जैसे तू बोलेगा वैसे करूंगा। मनीष के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मनीष जो है वो ऑल इंडिया रैंक होल्डर था फाउंडेशन लेवल पे। पहले फाउंडेशन में रैंक आती थी, तो मुझे लगा भाई इस बंदे को फॉलो करना ठीक है, इस सब्जेक्ट के लिए बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगा। मैं सुबह 8 बजे का हमारा टाइम था, मान लीजिए 8 बजे मैं मनीष के घर पे जाता हूं। उसने कहा एक काम कर, आज हम मार्जिनल कोस्टिंग पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। या आज हम रेलेवेंट कोस्टिंग पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, मैंने कोचिंग ली नहीं थी तो मैं एक काम करता हूँ, तेरे ही वाले जो फोटोकॉपी नोट्स हैं मेरे पास थे, वो नोट्स मतलब मनीष के नोट्स मेरे पास फोटोकॉपी में थे, कर लेते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने कहा एक काम कर, 1.5 घंटे 2 घंटे में आराम से मार्जिनल कोस्टिंग के सारे कंसेप्ट रीड कर ले। मैंने कहा मतलब? कह रहा कुछ नहीं, सिर्फ जो टीचर ने कंसेप्ट लिखवा रखे हैं वो सारे कंसेप्ट को रीड कर ले, जहां जहां पे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को स्किप कर दे, क्वेश्चन नहीं देखना तुझे, सिर्फ कंसेप्ट रीड कर ले अगले 2-3 घंटे तक। मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, कर लेता हूं। मैंने सारे कंसेप्ट को रीड करते हुए मैं चला गया। 1.5-2 घंटे में सारे कंसेप्ट मैंने रीड कर लिए, समझ आ गए। कहीं कोई दिक्कत थी मैंने मनीष से पूछ लिया, मनीष भाई बताइए चीज नहीं समझ आ रही, उसने मुझे बता दिया। कंसेप्ट रीड होने के बाद उसने बोला कि एक काम कर, एक लिस्ट बना, जो जो क्वेश्चन तुम्हारे टीचर ने करवाए हैं, मतलब हमारे टीचर ने करवाए हैं, उसकी लिस्ट बना ले। पहले क्वेश्चन नंबर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, लिस्ट बना ली। कह रहा है हो जा शुरू, अपने नोट्स को कर दे बंद, क्वेश्चन बुक हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कर और उसका आंसर कर। मैंने कहा मजाक कर रहा है, ऐसे तो 2 दिन लग जाएंगे। कह रहा है 2 दिन लगेंगे, एक एक क्वेश्चन हमें हाथ से सोल्व करना है। मैंने कहा ऐसे तो 2 दिन लग जाएंगे मनीष। कह रहा है 2 दिन लगेंगे, तुम नालायक को 4 घंटे में पूरा चैप्टर निपटा देते हो, ऑडिट कर लेते हो। मैंने कहा ठीक है भाई मैं करता हूं एक एक क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन किया, आधे में अटक गया। उसने कहा कोई बात नहीं, नोटबुक नहीं खोलनी, दूसरा कर। दूसरा किया, तीसरा किया। रात को 8 बजे तक हम लोग बैठे रहते थे, बीच में लंच ब्रेक लेते थे, 1 घंटे का स्लीप ब्रेक लेते थे, नैप लेते थे। रात को सुबह 8 बजे बैठे, रात को 8-9 बजे तक हम सिर्फ कोस्टिंग कर रहे हैं और एक एक सम सोल्व कर रहे हैं। अब मनीष होशियार था, उसकी रैंक भी आई थी, तो उसके तो सारे सम सोल्व हो गए। मैं कमजोर था तो मेरे कुछ सम्स गलत हो जाते थे। तो वो कहता था एक काम कर, अब अपने टीचर के नोट्स ओपन कर और देख तूने क्या क्या गलती की। मैंने अपनी गलती को आइडेंटिफाई किया कि मेरे से ये गलती हुई है, और एक दूसरी नोटबुक बनाई जहां पे मैंने उस क्वेश्चन के नीचे मैंने क्या गलती की उसको डिफाइन किया अपने हिसाब से। ठीक है, उसने फिर मेरे को दूसरी एडवाइस की, जो क्वेश्चन तूने पहली बार में बिल्कुल सही कर दिया कंसेप्ट पढ़ने के बाद, उनको रिमूव कर दे, अगली बार तेरे को वो क्वेश्चन देखने ही नहीं है। वो भी कर दिया। मनीष के सारे सही थे तो उसने अगली बार के लिए 10 क्वेश्चन रखे, मेरे काफी गलत थे तो मैंने शायद अगली बार के लिए 25 क्वेश्चन रखे। लेकिन हमने A to Z सारे क्वेश्चन अपने हाथ से सोल्व किए, वो सारे क्वेश्चन जो हमारे टीचर ने क्लास में करवाए थे एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद टीचर की हो गई किताब खत्म। लेकिन कभी भी आप अपने टीचर पे आंख मूंद कर विश्वास ना करें, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, चाहे वो सीए कपिल गोयल ही क्यों ना हो। उसके बाद सेकंड स्टेप है, आप आईसीआई स्टडी मटेरियल उठाओ। अगर कोई आपको ये कहता है आईसीआई स्टडी मटेरियल को कभी मत छुओ, गलत है। आप आईसीआई स्टडी मटेरियल को उठाओ। मैं कंसेप्ट पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं। अब आपने क्या करना है, आईसीआई स्टडी मटेरियल में मान लो 50 क्वेश्चन है, जनरली जहां से भी आपने क्लासेस लिए आप देखना वो सारे क्वेश्चन उन्होंने आपको क्लास में कवर करवा दिए होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली। आप देखो क्या वो सारे क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए क्या। अगर आपको 5 क्वेश्चन नए मिलते हैं जो आपने अभी तक सोल्व नहीं किए, आप उन 5 क्वेश्चन को सोल्व करो, और अगर किसी में अटकते हो तो फिर उसको वापस से नोट डाउन करो।
आईसीआई के स्टडी मटेरियल के आखिरी में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, केस बेस्ड एमसीक्यूज मिलते हैं, आप उस चैप्टर के बाद उसे सोल्व करो। सर ऐसे तो मुझे एक चैप्टर को करने में 3 दिन लग जाएंगे, लगाओ 3 दिन लगाओ, क्योंकि आप रैंक के लिए तैयारी कर रहे हो। सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मैं नहीं कर पाऊंगा, अटेम्प्ट स्किप करो, क्योंकि रैंक की अहमियत, रैंक की वैल्यू बहुत है। अगर आपको लगता है यू डोंट हैव टाइम, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो भैया आप प्रॉपर प्लानिंग करो ना यार। इतना सब रिवीजन करने के लिए हाउ मच टाइम डू यू नीड, आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कंसोलिडेशन को 7 आवर्स में कर लूंगा, बेटा नहीं हो पाएगा। कंसोलिडेशन के 50 सम्स को सोल्व करने के लिए यू नीड 16-20 आवर्स। 20 घंटे का मतलब हो गया, अगर मैं 4 घंटे की शिफ्ट ले रहा हूं तो मुझे 5 दिन लगेंगे, और अगर मैं पूरा पूरा दिन पढ़ रहा हूं तो मुझे 2 दिन लगेंगे। बट यू हैव टू सोल्व ईच एंड एवरी सम एटलीस्ट फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम सिर्फ आप उन्हीं को कीजिएगा जो आपने मार्क किए हैं, जो आपकी गलतियां थी आप उसे देखिएगा। ये मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए बताई है। और भाई बंदा आपके सामने जीता जागता इसका उदाहरण बैठा है। 76 मार्क्स आए थे मेरे कॉस्टिंग में, 76 मार्क्स, और मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी। सिर्फ मनीष ने मुझे कहा कि कपिल तुझे ये फॉलो करना है और मेरे भाई तू आराम से पास हो जाएगा, टेंशन ना ले। मैंने मनीष की वो बात मानी और आज मेरे उस पेपर में 76 नंबर, 76 से 80 मार्क्स के आसपास मेरे मार्क्स आए थे। मैंने कुछ जगह अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, कुछ कंसेप्ट मेरे वीक थे, मैंने छोड़ दिया। एक स्टैंडर्ड कोस्टिंग एक चैप्टर हुआ करता था हमारा, उसके आखिरी में ना कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट थे। मैंने कहा यार मनीष मैं नहीं कर रहा इनको, मैं दूसरी जगह टाइम लगाऊंगा। मैं कोस्टिंग में उतना भी नहीं घुस रहा जिस लेवल पे मनीष तो ऑब्वियसली रैंक होल्डर था ऑल दी लेवल, लेकिन मैंने कहा यार मैं इस लेवल पे नहीं जा रहा, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। 8-10 नंबर का आ भी गया तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि जितना टाइम मैं इसमें लगाऊंगा मैं कहीं दूसरी जगह ज्यादा लगा लूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने का आपको पैटर्न समझ आया क्या। अब मैं समराइज कर रहा हूं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप अकाउंट पढ़ रहे हैं, आज आपने अकाउंट का कोई एक चैप्टर स्टार्ट किया है, बेटा कंसेप्ट को रीड करो, एक एक क्वेश्चन खुद के हाथ से निकालो। अगर आज आप बेटा वो ऑडिट कर रहे हो ना, या 2-4 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, आप आने वाले एग्जाम में फेल हो जाओगे, या जहां पे आप 80 डिजर्व करते हो वहां पे आपके 50 मार्क्स आएंगे, आप पास नहीं कर पाओगे, आप रैंक नहीं लेके आ पाओगे। तो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए यही काम करना पड़ेगा भाई। टाइम देना पड़ेगा, एक एक सम सोल्व करना पड़ेगा। टाइम नहीं है, अटेम्प्ट स्किप करो भाई। फेल होने में मजा आएगा क्या आप लोगों को। मैं इतने बच्चों से मिल रहा हूं ना, सबका एक ही कहना है, सर मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं लिखा, या सिर्फ 2 मॉक टेस्ट लिखा। सर कपिल सर जो आप बोल रहे होते ये तो हमने कभी किया ही नहीं, हमने बस 4-5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, बाकी टीचर के देख लिए कि किस तरह से सोल्व हो रखा है। बिकॉज सर हमारे पास टाइम नहीं था। टाइम नहीं था तो फेल हो गए ना वो सारे बच्चे, फेल हो गए ना। आप ही बताओ, सब फेल हो गए। पास तो 15% ही हुए हैं ना, पास तो 10% बच्चे हुए ना, 90% तो फेल हो गए ना। इसका मतलब आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो उन 10% बच्चों के हिसाब से करनी पड़ेगे, ना कि 90% के हिसाब से। ध्यान रखिएगा, आपको उस 10% की कैटेगरी में आना पड़ेगा और उस 10% के माइंडसेट के हिसाब से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको बहुत मेहनत करनी है। अगर आपको लगता है टाइम कम है तो आप 6 महीने बाद पेपर दो। किसने कहा है आपको इतना स्ट्रेस लेने के लिए, किसने कहा है आपको इतना ओवरबर्डन करने के लिए अपने आप को। हम लोग सीए स्टूडेंट, हम सीए स्टूडेंट ना ही तो दिन देखते हैं, ना ही रात देखते हैं, ना ही फेस्टिवल्स देखते हैं, ना ही दोस्तों को देखते हैं, ना ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ना ही दोस्तों का ध्यान रखते हैं। हम सब कुछ छोड़ देते हैं पढ़ाई के लिए, और उसके बाद भी हम वो सब काम नहीं करते जिनको करना चाहिए, और अल्टीमेटली रिजल्ट आता है नेगेटिव। तो आपने ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हो, सर हम पूरा टाइम लेके प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे। मैंने आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए बताया है, सीए फाइनल इंटर दोनों पे ये बात लगती है। अगर मेरी आप इस बात से एग्री करते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर मुझे अपना मैसेज पास ऑन करें कि सर हम इस बात से एग्री करते हैं। अब मैं बताऊंगा थ्योरी पेपर कैसे पढ़ना है। थ्योरी पेपर के अंदर जो मैं कवर कर रहा हूं वो ऑडिट एंड लॉ को कवर कर रहा हूं आपके लिए। और अगर आप मेरी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो बेटा ऑडिट और लॉ के लिए, आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप आराम से 70+, 60+ मार्क्स स्कोर करेंगे। इंटर लेवल की बात करूं तो यू कैन स्कोर 80+ मार्क्स, और सीए फाइनल लेवल की बात करूं तो यू कैन स्कोर 60+ मार्क्स वेरी इजीली इन सीए फाइनल ऑडिट। इस बार भी सीए फाइनल ऑडिट के 4 से 5 रैंक होल्डर है बेटा मेरे स्टूडेंट, और बहुत सारे स्टूडेंट ने 60+ मार्क्स स्कोर किए हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, और एंड में एक और चीज बताऊंगा जो दोनों के लिए लगेगी, प्रैक्टिकल के लिए और थ्योरी के लिए, वो आपको फॉलो करना है। थ्योरी पेपर को आपने क्या करना है, कभी भी बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ना है।
मतलब प्रैक्टिकल को तो आप 6-7 घंटे सम सोल्व कर सकते हो, लेकिन थ्योरी पेपर को आपने 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप कंटेंट को रिटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थ्योरी पेपर में कहीं ना कहीं हमें समझने के साथ साथ कंटेंट को थोड़ा रिटेन भी करना होता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं तो आपको डेली अपना 1.5 घंटे का स्लॉट, 1.5 आवर का स्लॉट ऑडिट के लिए डेडिकेटेडली आपने प्लान में फिक्स कर देना है कि 1.5 घंटा मैं ऑडिट पढ़ूंगा। अगर आपको लगता है आप इतना टाइम ऑडिट को डेली नहीं दे पाएंगे, आप 1 घंटा दे दीजिए, 1 घंटा दे दीजिए, 1 आवर डेली। लेकिन वो 1 घंटा ना पूरा डेडिकेशन के साथ आपको देना है, उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए 2-4-5 मिनट भी, पूरा 1 आवर आप ऑडिट को देंगे। मेरा सजेशन है आप 1.5 घंटा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास 5 ही पेपर है फाइनल में, 6th पेपर आपका ओपन बुक है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप 1.5 आवर ऑडिट को दे सकते हैं। बैलेंस 4 को आप जिस तरह से प्लान करना चाहें कीजिएगा, मैं आपको ऑडिट के लिए बता रहा हूं। आपको 1 से 1.5 घंटे में, मान लो आज आपने 3 स्टैंडर्ड को रिवाइज किया, 3 स्टैंडर्ड, आखिरी के 1 घंटे आपने रिवाइज कर लिया, 1.5 घंटे का स्लॉट है तो 1 घंटे आपने रिवाइज किया। 1 घंटे में चाहे आप 2 स्टैंडर्ड करो, चाहे 1 करो या 3 करो, वो आपकी श्रद्धा है, वो आपकी कैपेसिटी है कि कितना पोर्शन आप कवर कर पाते हो। 1 घंटे रिवाइज करने के बाद आप अगले 15-20 मिनट उस स्टैंडर्ड का जो भी कोर पार्ट है, एक बोलते हैं ना हार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड, हार्ट ऑफ द कंसेप्ट, जो भी आपको लगता है यार ये इसका कोर पार्ट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं रिलेटेड पार्टी, ऐसे 550 की अगर मैं बात करूं तो 550 में रिस्क असेसमेंट कोर पार्ट है। ठीक है, ऑडिटर को अगर कोई ट्रांजैक्शन मिलती है, कोई नया रिलेशनशिप मिलता है, तो वो कौन से प्रोसीजर लगाएगा, वो स्टैंडर्ड का मेन पार्ट है। तो ये दो प्रोसीजर जो होते हैं मेन होते हैं। आपने ऐसे 550 किया 1 आवर में, आपने प्रॉपर देखा उसको, उसके बाद आपने वो 2 पार्ट को लिख के देख लेना है अपनी एक रफ नोटबुक में कि भैया अगर मैं रिस्क असेसमेंट कर रहा हूं तो ये 5 पॉइंट मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर मेरे को कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन मिलती है या कोई नया रिलेशनशिप मिलता है तो ये 4 बातें मेरे को मैनेजमेंट से अलग से पूछनी होती है। आपने उसको 15-20 मिनट डेली लिखना है 1 घंटे के बाद। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, सिंगल ग्रुप आप दे रहे हो, तो आप ये टाइम बढ़ा सकते हो 2 घंटे, 2.5 घंटे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिलहाल आज रैंक के लिए बता रहा हूं कि रैंक कैसे आएगी, तो मैं कंसिडर कर रहा हूं कि आप बोथ ग्रुप स्टूडेंट है। तो आप कोई भी थ्योरी पेपर हो उसको 1.5 घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो 15 मिनट लिखें जरूर, 20 मिनट उस कंसेप्ट का मेन पार्ट आपको डेली जरूर प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपको अपने सिलेबस को खत्म करना है। अब मैं समराइज कर रहा हूं सब कुछ। अगर आपने ऑडिटिंग का कोई एक चैप्टर खत्म किया, अगले चैप्टर पे मूव नहीं करना है जब तक आप उस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन बैंक, पूरा एमसीक्यू ना कर लें। आईसीआई स्टडी मटेरियल आपके पास हैंडी अवेलेबल होना चाहिए। जैसे ही आपने वो चैप्टर खत्म किया, आपने अपने टीचर का क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू खत्म किया, आपने तुरंत आईसीआई स्टडी मटेरियल उठाना है, उसके सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यू, केस बेस एमसीक्यू खत्म करने हैं। जब आपका आईसीआई भी खत्म हो गया, आपके टीचर की बुक भी खत्म हो गई, यू आर गुड टू गो टू दी सेकंड चैप्टर। मैं मान के चल रहा हूं फर्स्ट चैप्टर के टाइम पे आपने डेली 15 मिनट की राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है। सेम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी आपने ऐसे ही करना है। एक चैप्टर आपने किया, हर एक सम पहली बार आपको सोल्व करना है, अगली बार के लिए आपको जो सम आपके गलत हुए हैं सिर्फ आपको वही देखने हैं। और जैसे ही आपने अपने टीचर की बुक को कंप्लीट किया, आईसीआई स्टडी मटेरियल साथ ही साथ आपको कवर करना पड़ेगा। ये हो गए हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थ्योरी पेपर, ऑडिट एंड लॉ। अब आपके 2 पेपर बच जाते हैं। अगर मैं सीए इंटर की बात करूं तो वहां पे भी आपका जो टैक्सेशन का पेपर है, डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी। सीए फाइनल लेवल की बात करूं तो वहां पे भी आपका डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी दोनों पेपर आ जाते हैं। बेटा ये दोनों ही पेपर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों ही पेपर तब तक आप नहीं पढ़ सकते जब तक आपको इनके कंसेप्ट की अच्छी नॉलेज नहीं है। जब तक आप इन पेपर को एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप नहीं पढ़ पाओगे। बेटा मैंने डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस ना विनोद गुप्ता सर से ली थी अपने सीए फाइनल के अंदर, तो उन्होंने ना वो डायरेक्ट टैक्स ब्लड में डाल दिया था। मैं आज भी गारंटी लेता हूं, सर की क्लासेस मैंने देखी है, मैं विनोद गुप्ता सर को पढ़ाने में कॉपी कर सकता हूं डायरेक्ट टैक्स के अंदर। लेकिन सर फिर पढ़ाते क्यों नहीं हो आप? क्योंकि मुझे पता है ना मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। वो सब्जेक्ट इतनी मेहनत मांगता है, इतने अपडेट्स मांगता है, लगे रहना है, मैं उतना टाइम ही नहीं दे पाऊंगा। आई रियली वांट टू एंजॉय माय पर्सनल लाइफ एज वेल। तो मैं एक ऑडिट की प्रोफाइल से निकल कर आया हूं बिग 4 से, वापस मैं डायरेक्ट टैक्स जैसा सब्जेक्ट पकड़ लूं तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी। तो मैं कभी भी ऐसे सब्जेक्ट को अंदर एंटर ही नहीं करना चाहता था। डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट और जीएसटी आप तब इंजॉय करेंगे जब आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, जब आपको उनके कंसेप्ट की नॉलेज है। इसका मतलब आपने कहां से पढ़ाई की है। मेरे को लगता है विनोद गुप्ता सर तो नहीं पढ़ाते, तो आप तो वो भाग्य में ही नहीं होगा आपके। तो आपके कंसेप्ट की नॉलेज के बेस पे आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है।
अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको रीड कीजिए, कंसेप्ट को समझिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखिए, साथ साथ सेम आईसीआई स्टडी मटेरियल को फॉलो कीजिएगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऑडिट, लॉ, इन सब्जेक्ट को 3-4 घंटे से ज्यादा मत पढ़िएगा। 10-10 घंटे अगर आप इन सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो प्रोविजन याद नहीं रहेंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा सिर्फ आप रीड कर रहे हो, दिमाग के अंदर कुछ नहीं जाएगा, दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ऑडिट के अंदर कैसे मेमोराइज कैसे करें, चीजों को याद कैसे करें, समझ तो आ रहा है। देखिए इंडिया के अंदर ना एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग चीज चल रही है, वो चल रही है रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन, आज आपको कंसेप्ट रटवा दिया जाएगा। बेटा रिस्क असेसमेंट में 5 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये इसके निमोनिक्स है, याद करो मेरे साथ, याद करो मेरे साथ, याद करो। और आप याद भी कर लोगे, लिख भी दोगे, बट आपको फ्लो पता ही नहीं है। ऐसा हो क्यों रहा है, रियल लाइफ में ऐसा चल क्यों रहा है, आपको कुछ नहीं पता। बस आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रट लिया और शायद आप पास भी हो जाएंगे, आपके हो सकता है 100/100 भी आ जाए, लेकिन रियल लाइफ में आप क्या अप्लाई करोगे मुझे नहीं पता। वहां पे आपको सीख कर ही अप्लाई करना पड़ेगा। ये ब्लंडर है जो आप कर रहे हो, ये ब्लंडर है। सबसे पहले आपको डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस, डिटेल इन डेप्थ कंसेप्ट का नॉलेज होना ही चाहिए। उसके बाद आप उसे लर्न कीजिए। लर्न करने का हर किसी का अपना एक स्टाइल हो सकता है। मेरे को कंसेप्ट, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक हमारा कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न, ऐसे 570, ठीक है, ऐसे 570 गोइंग कंसर्न की बात करते हैं। अब इसका आप कैसे ऑडिट करोगे? अब एक तरीका तो ये है कि मैं आपको रिस्क असेसमेंट के 5 पॉइंट रटवा दूं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई इवेंट मिलेगा तो आप क्या करोगे, उसके 4 पॉइंट रटवा दिए जाएं। या फिर आप गोइंग कंसर्न को थोड़ा प्रैक्टिकली समझें कि मैनेजमेंट को जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन को फॉलो करते हुए बनाने हैं। और बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रल। आपको फाइनेंशियल गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाने हैं यदि आपका बिजनेस फोर्सेबल फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू रहने वाला है। आप ऑडिटर आए तो आप मैनेजमेंट से पूछोगे ना कि भैया आपने फाइनेंशियल गोइंग कंसर्न बेसिस पे कैसे बनाए या क्यों बनाए? तो मैनेजमेंट कहेगा जी देखो हमारा बिजनेस इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है और अगले कई सालों तक चलता हुआ रहेगा, हमारा प्रॉफिट है, हमारे पास कस्टमर्स हैं, डिमांड है, सप्लाई है, सब बढ़िया है, तो हमारा बिजनेस बंद ही नहीं होगा। इसका मतलब मैनेजमेंट आपको कुछ बता रहा है। आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी की, मैनेजमेंट आपको कुछ बता रहा है, ठीक है। आप फिर उन चीजों को चेक करो, इंस्पेक्शन करो। अगर आपको लगता है कि कोई भी इवेंट है जिसकी वजह से बिजनेस बंद हो सकता है तो फिर आप दोबारा मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो, भैया आप बताओ आपके प्रॉफिट गिर रहे हैं, आपका सप्लायर चला गया, आपका मैनेजमेंट चला गया, आपका कस्टमर चला गया, ऐसे केस में आप बिजनेस को कैसे कंटिन्यू करोगे? तो मैनेजमेंट आपको अपने प्लान्स बताएगा कि देखो इस तरीके से हम हमारे बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं, हम लोन्स ले सकते हैं, हमारे पास कुछ फ्यूचर कस्टमर्स है, कुछ फ्यूचर ऑर्डर है, उसके प्लान को इवैल्यूएट करो। तो सिचुएशन बेस आपके दिमाग में आना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, रियल लाइफ की क्या एप्लीकेशन है, अकाउंट का क्या इंपॉर्टेंस है, और अकाउंट का इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इंपॉर्टेंस समझने के बाद आप उसमें अपने ऑडिट का इंपैक्ट डालेंगे, अपने आप को एज ए ऑडिटर ट्रीट करते हुए उस कंसेप्ट का ऑडिट करेंगे। एक तरीका तो यह है कि आप उसको रियल लाइफ से लिंक करें हर सब्जेक्ट को, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, चाहे आपका एएफएम हो या फिर ऑडिटिंग या लॉ ही क्यों ना हो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसका माइंडसेट बना ले कि भैया ये कंसेप्ट है, बस मुझे याद करना है, पेपर पास करना है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं या ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको कोई मतलब नहीं है कंसेप्ट से, बस वो कहते हैं याद करो पास हो जाओ, याद करो पास हो जाओ, याद करो पास हो जाओ। आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आप कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं। सोचिएगा एक बार, इन चीजों पे आपको गहन चिंतन करने की जरूरत है कि सीए बनना जरूरी है सिर्फ डिग्री के लिए या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना जरूरी है। अगर आप नॉलेज के साथ बनते हैं तो इट इज वर्थ टू टेक मोर 6 मंथ। आप 6 महीने और ले सकते हैं यदि आपने सही से पढ़ाई नहीं की, यदि आपकी क्लासेस ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हुई, यदि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक सम सोल्व करें। तो क्या मतलब है जल्दी सीए बनने का, क्या मतलब है जल्दी इंटरमीडिएट पास करने का? उससे क्या कुछ हो जाएगा क्या? आप एक एक सम सोल्व करो, खुद को लगना चाहिए कि मैंने मेहनत की है, खुद को लगना चाहिए कि चेकलिस्ट के अंदर 5 पॉइंट है, मेरा कोई भी पेंडिंग नहीं है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो और जैसे जैसे आपका हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, बेटा आपको हर सब्जेक्ट का मैं मिनिमम बता रहा हूं 5 to 10 पेपर, 5 to 10 मॉक टेस्ट, 2 करंट अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट जो आपका पेपर है, 2 पिछले अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट जो आपके पिछले वाला पेपर था, आपके केस में ओल्ड कोर्स था, उसको जरूर रेफर कीजिएगा, और 2-4 पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स आपको जरूर लिखकर देखने हैं।
तो 5 से 7 पेपर पर सब्जेक्ट रियल एग्जाम में जाने से पहले आपको देना होगा। आप मार्क कर लीजिए मेरी बातें, और मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं, प्लीज मेरा मोबाइल नंबर सेव कीजिएगा सभी अपने फोन में, 9599054350। मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दूंगा जहां पे बहुत सारी यूजफुल चीजें मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। इस नंबर को सीए कपिल गोयल नाम से सेव कर लीजिएगा। आपकी रैंक आएगी अगले अटेम्प्ट में और आप मुझे बताएंगे सर मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, एक एक सम सोल्व किया था, और एक एक जो आपने डेली बताया ऑडिट की 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाई के बाद 15 मिनट लिखो, मैंने ये किया, 10-10 पेपर अटेम्प्ट किए, बेटा आप रैंक 100% हासिल करेंगे। लेकिन इतना सब करने के लिए आपको एक चीज चाहिए, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताओ वो क्या। इतना सब करने के लिए आपको एक चीज चाहिए, वो बताओ क्या, बताइएगा, मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, टाइम। देखो सिर्फ कंसिस्टेंसी से बात नहीं बनेगी, मेरे को इतना सब करना है, टाइम सिर्फ 2 महीने है, कैसे होगा, कितना भी कंसिस्टेंट रहूं नहीं बन पाऊंगा। तो आपको एक चीज है जिसके अंदर साइकिल है पूरा, ये डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, प्रॉपर प्लानिंग, टाइम, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी के बेस पे प्लानिंग करोगे, उसके बेस पे एग्जीक्यूशन होगा और तभी रिजल्ट आएगा। स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगा, तभी रिजल्ट आएगा। ये मेरा था समराइज्ड वर्जन कि आपको रैंक कैसे लेके आनी है। रैंक ऐसे ही नहीं आती बेटा, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करोगे रैंक आएगी, मेहनत नहीं करोगे पास हो जाओगे शायद। तो रैंक के लिए तैयारी करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो मेरे भाई। रैंक आपको अलग लेवल पे लेके जाएगी, रैंक से आपकी एक अलग पहचान बनती है। आप देख लो ना, अपनी नॉर्मल लाइफ में देख लो, आप कहीं पे भी देख लो, जिस बंदे के साथ एक रैंक होती है उसको हम एक पॉजिटिव वाइब के साथ देखते हैं कि इस बंदे ने मेहनत की है, इसकी जो बातें होंगी वो सही होंगी, इनको हम फॉलो कर सकते हैं। तो रैंक ऑलवेज मैटर्स, ठीक है, रैंक ऑलवेज मैटर। ये आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे लेके जाएगा। तो आप प्लीज 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 मेहनत कीजिएगा रैंक के लिए, लेकिन रैंक ऐसे ही नहीं आएगी। यू हैव टू स्पेयर प्रॉपर टाइम, यू हैव टू मैनेज इट। आपको हर एक चीज सोल्व करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। सर ये सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है, फिर आप रैंक मटेरियल नहीं हो, फिर आप रैंक मटेरियल हो ही नहीं, छोड़ दो। क्योंकि जो रैंकर के लिए सोच रहा है ना, जो बेसिकली सीए कोर्स के लिए इतना डेडिकेटेड है कि उसको कोई भी नहीं हिला सकता भाई। उसको सोशल मीडिया, फैमिली, पार्टीज, फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट, उसको कोई नहीं ला सकता, क्योंकि उसका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, सीए करना है, सीए में रैंक लेकर आना है। इस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ें और आप डेफिनेटली रैंक हासिल करेंगे। मैं एक और मैसेज देना चाहूंगा, सीए फाइनल के लिए मैं एक 100% बोल रहा हूं मैं, 99 भी नहीं, 100% पास कोर्स लेकर आऊंगा। आने में 2-4 दिन का समय लग सकता है, मैं अभी उसे प्लान कर रहा हूं। 100% पास कोर्स लेकर आऊंगा जिसके अंदर आप 100% पास होंगे। मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज दूंगा, कुछ मैं आपको टास्क दूंगा, वो टास्क आपको करने हैं, आप 100% पास होंगे। 99% भी नहीं है जहां पर आप फेल हो जाएं। अब आपकी अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको सारी क्वेरीज आपकी रिप्लाई करने के लिए तैयार हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है प्लीज आप मुझसे पूछिए। लेकिन जो क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेरीज होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस पढ़ाई को लेकर होंगी। उसके अलावा बुक, जैसे मैं कुछ क्वेरी देख रहा हूं इंटर ऑडिट की बुक के रिगार्डिंग क्वेरीज हैं या कुछ और है, वो नहीं बेटा। सेशन जिस टॉपिक के ऊपर है उसी के टॉपिक पे मैं क्वेरीज दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर आप सेव कर सकते हैं, 9599054350, ठीक है। और इसके अलावा कोई नहीं मैं बात करूंगा। लाइव बैच फॉर फाइनल मार्च में आएगा बेटा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सिर्फ टॉपिक पे रहिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। फेस टू फेस लाइव बैच सीए फाइनल का मार्च में आएगा दिल्ली के अंदर, बस और कुछ नहीं। हाँ जी बताइए सर, आप मेरे को सबसे पहले सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताओ, क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी रैंक के लिए? सबसे पहले तो आप ये बताइए। कैन आई पास ऑडिट फ्रॉम दी रिवीजन प्लेलिस्ट यू कैप्ट एट योर चैनल बिकॉज अनेबल टू इन्वेस्ट एनी मोर इन क्लासेस फी? वरुण अग्रवाल, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। बस जैसे मैंने आपको ऑडिट पढ़ना सिखाया है ना आज, इस चीज को फॉलो कर लेना। आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट फॉलो कर लो,
पूरा क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू, केस बेस एमसीक्यूज देख लेना, आपको जो मैंने बोला वो फॉलो कर लेना, आप 100% पास होगे वरुण। और मैं कोर्स लेकर आऊंगा 100% पास कोर्स, फिर सीए फाइनल ऑडिट, आप उसमें ज्वाइन करना। कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें कोई खास, आप उसमें ज्वाइन करना, आप 100% पास होंगे। सर प्लीज क्लासेस अपलोड करवा दीजिए। कौन सी क्लासेस बेटा? ईसीजी बेटा मैं 2-4 दिन में अपलोड करूंगा। आपको फिलहाल मैं बात कर रहा हूं, ये सेशन जो है हमारा ये है हाउ टू स्टडी बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए इंटर एंड सीए फाइनल टू क्रैक एग्जामिनेशन एंड टू गेट रैंक। डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशंस, एनी पॉइंट रिगार्डिंग दिस टॉपिक? आपको 100% कवरेज करके जाना है। एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है सर ऑडिट में 8-9 चैप्टर करके चले जाएं इंस्टेड ऑफ 11-12। नो, यू हैव टू कवर ऑल दी चैप्टर्स। सारे चैप्टर आपको करके जाने हैं, कुछ नहीं छोड़ना। अगर आपको कोई चैप्टर टफ लग रहा है आप उसकी रिवीजन वीडियो देखो, आप मुझसे बात करो कि सर ये चैप्टर टफ लग रहा है, ये कंसेप्ट टफ लग रहा है, ठीक है जी। हाउ टू मैनेज फिजिकल हेल्थ विद स्टडीज, देखिए इसके लिए भी आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। यू नीड प्रॉपर स्लीप, आपको अपनी नींद का पूरा ख्याल रखना होगा, आपको अपने पढ़ने का टाइम फिक्स करना होगा, आपको अपने सोने का टाइम फिक्स करना होगा, अपने जगने का टाइम फिक्स करना होगा, अपनी फूड हैबिट्स आपको मेंटेन करनी होंगी। जो आप खा रहे हो आपका खाना सही रहेगा तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, ठीक है। देखिए मैंने कोशिश की है इन 30 मिनट्स में बहुत अच्छे तरीके से गाइड करने की। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी ना सीए फाउंडेशन एग्जाम खत्म हुए हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स बच्चों को मिसगाइड करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि आप आके अभी इंटर ग्रुप 1 की क्लासेस स्टार्ट कर दो हमारे यहाँ पे फेस टू फेस, और बहुत लंबा खींचते हैं। मैं हमेशा सीए फाउंडेशन एग्जाम के बाद सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को एक राय देता हूं, एक सलाह देता हूं, एक गाइडेंस देता हूं कि आप जैसे ही पेपर खत्म होता है, अकाउंट जैसे सब्जेक्ट की या कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है, आप उसकी फटाफट से गूगल ड्राइव ले लीजिए और अपना रिजल्ट आने तक उसे खत्म कर दीजिए। एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट ले लो ले लीजिए, अकाउंट ले लीजिए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और उनकी क्लासेस लो, रिजल्ट आने तक आप उन्हें देखकर उनको इंप्लीमेंट करके रिवीजन करके खत्म कर दो, और बाद में अपने बैलेंस 4 पेपर कर लेना। अगले 4 पेपर आप 3-4 महीने में कर लोगे तो आपके पास प्रॉपर ना 6 महीने मिलेंगे, 5 महीने मिलेंगे रिवीजन के लिए। लेकिन अगर हम फेस टू फेस में घुस गए सभी सब्जेक्ट के लिए तो बेटा हमें लगेंगे 6 महीने या 7 महीने, फिर तो हो गया। और कुछ बच्चे रिजल्ट के बाद ज्वाइन करते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में कोई सीए फाउंडेशन स्टूडेंट होगा जो इसने अभी फाउंडेशन के एग्जाम दिए होंगे, या कोई आपके एरिया में होगा, तो प्लीज आप उन्हें जरूर गाइड कीजिएगा उन बच्चों को। क्योंकि आप भी सोचो अगर सीए फाउंडेशन एग्जाम के बाद तैयारी स्टार्ट कर देते तो आज आपके पास पूरा टाइम होता। तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं भी अलग से वीडियो डाल दूंगा, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने छोटे जूनियर्स को अच्छे से समझाएं। किससे क्लास लेनी है, क्या लेनी है, वो आप बहुत समझदार हो, आप समझाइएगा, या वो अपनी रिसर्च अपने आप कर लेंगे। लेकिन क्या डिसीजन लेना है फाउंडेशन के बच्चे को, ये आप उन्हें जरूर समझाइएगा कि बेटा रिजल्ट का वेट नहीं करना है। पहला तो रिजल्ट का वेट नहीं करना है, दूसरा सारी क्लासेस फेस टू फेस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, अदरवाइज सिलेबस चला जाएगा बहुत आगे। रिवीजन, टेस्ट पेपर, एक सम कब सोल्व करोगे, जिसकी हमने बात की अभी तक, ठीक है जी। इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इसके बाद फिर मैं आपके लिए और भी गाइडेंस वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर। आई एम सीए कपिल गोयल, ठीक है। कीप एंजॉइंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। कमेंट कीजिएगा, आई विल सी योर कमेंट्स एंड मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की।